गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग रिवर्स में चले इस पूरे चैप्टर के थ्रू। तो विल स्टार्ट विद करंट। अब करंट का बेसिक चीजें हम लोगों ने शुरुआत में ही कर ली थी। एक सिंपल सी चीज थी, I इज इक्वल टू dq by dt। I इज इक्वल टू dq by dt। ये हमें पता था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेट्स से अगर मैं इक्वेशन ले लूं q इज इक्वल टू 2t plus 3, फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। तो I हमारे पास क्या हो जाएगा, dq by dt, तो दैट इज d by dt of 2t plus 3, that becomes 2। तो करंट मेरे पास क्या आ गया, 2 एम्पियर्स। करंट मेरे पास क्या आ गया, 2 एम्पियर्स। अब यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, I इज इक्वल टू dq by dt, तो इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेट ऑफ फ्लो। क्यों मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ फ्लो, ध्यान से सुनना। लेट्स से मेरे पास जो चार्ज है वो 20 कूलम है, 20 कूलम, और जो टाइम मैंने फ्लो करने के लिए दिया है दैट इज 1 आवर, दैट इज 1 आवर। तो करंट कितना हो जाएगा, 20 अपॉन 1 आवर, दैट इज 3600 सेकेंड्स। बहुत छोटा करंट, ठीक है, बहुत छोटा करंट। यही 20 कूलम को अगर मैं 0.1 सेकेंड में बोलूं तो करंट कितना आ गया, 20 अपॉन 0.1, दैट इज 200 सेकेंड, 200 एम्पियर्स। बहुत ज्यादा करंट। सेम चार्ज को मैंने ज्यादा टाइम के लिए फ्लो कराया तो करंट कम मिला, सेम चार्ज को मैंने बहुत कम टाइम में ही फ्लो करा दिया तो मुझे बहुत ज्यादा करंट मिला। तो इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज करंट नहीं है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। ये मेरे पास एक सिंपल सी चीज आ गई। तो I इज इक्वल टू dq by dt। अब ये चैप्टर, इसको आगे ले जाने से पहले मैं थोड़े बहुत बेसिक्स आपको क्लियर करा देता हूं। सबसे पहली चीज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज n into e, दैट इज n into e। ये चीज मैंने पहले भी समझाई हुई है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास एक है a, एक है b, ठीक है, दोनों न्यूट्रल है, दोनों क्या है, न्यूट्रल। इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। फिर दो किए तो ये 2 पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव, मतलब जो चार्ज इस पे है दैट इज 2 पॉजिटिव, और आई कैन से 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 इन पॉजिटिव। और यहां पे क्या हो गया, 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 इन नेगेटिव। तो ये मेरे पास पॉजिटिव, ये मेरे पास नेगेटिव। तो भाई मेरे पास ये चीज है, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, दो हो सकता है, ढाई होंगे क्या, चांस ही नहीं है। 1.5 होंगे क्या, नहीं भैया, आधा मैं ले लेता हूं, आधा तू ले ले, ऐसा नहीं होता। मतलब जो चार्ज है दैट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज q n into e। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये फिर से पढ़ाया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, मुझे पता है एक चार्ज है, ठीक है, लेट्स से इसको बोल देते हैं सोर्स चार्ज। अब ये चार्ज है, इसकी है ना ताकत एक रीजन तक फैली होती है, इसकी स्ट्रेंथ एक रीजन तक फैली होती है। उस रीजन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उस रीजन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे अगर कोई मैं दूसरा चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है, इस पर टेस्ट करना है, उसको लेकर आया इस रीजन में, तो ये चार्ज it will experience some sort of force, that is electrostatic force। तो ये चार्ज अगर इस रीजन में आए तो इसको एक धक्का लगेगा। दोनों लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक है तो अट्रैक्ट कर देंगे। तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज इज q into e। इस चार्ज पे फोर्स लगा वो किससे दिया जाता है, q into e से। अब यही अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है q is e, that is 1.6 into 10 to the power minus 19। तो force experienced by electron is e into e, it is e into e। भैया मेरे पास ये आ गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोर्स लग रहा है तो it will accelerate, तो acceleration is a is equal to f by m, that is e upon m, where m is mass of electron। तो ये मेरे पास आया। एक रिलेशन जो फिलहाल आपको ध्यान रखना है, E is equal to V by L।
where E is electric field, V is potential difference, and L is length. दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो लेंथ आ जाएगा, तो E is equal to V by L, या फिर दो प्लेट्स के बीच की दूरी को L कहते हैं, या दो क्रॉस सेक्शंस के बीच की दूरी को हम लोग L कहते हैं. तो E is equal to V by L. ये फिलहाल ध्यान रखना है, ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल गया होगा, हालांकि ये सारी चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वापस से होंगी. तो ये मेरे पास था. फिर ओम्स लॉ अच्छा खासा सबके लिए रटी हुई चीज है. When physical conditions are kept constant, V is proportional to current, और proportionality sign हटाते हैं तो constant आता है R, resistance. तो that is Ohm's law. इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे. तो ये मेरे पास चीजें आ गई. अब ध्यान देना, अगर मैं कंडक्टर्स की बात करता हूं, कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स में क्या खासियत है? कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब दे आर लूजली बॉन्डेड, ये लूजली बॉन्डेड है. तो इफ दे आर लूजली बॉन्डेड, तो थोड़ी भी हीट मिली या रूम टेम्परेचर में इतना थर्मल मिल जाता है, दे कैन मूव. तो इलेक्ट्रॉन्स अब ध्यान दो मूव हो रहे हैं. अब एक मटेरियल के अंदर सैकड़ों इलेक्ट्रॉन्स, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स, तो भैया ये मूव हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, ऐसा. ठीक है. तो ये बात अगर आपको याद हो तो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था. तो मीन फ्री पाथ, एक लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 फ्री पाथ, तो हम लोग लैम्डा ले लेते थे मीन फ्री पाथ सबका एवरेज. याद आया? हम लोग लैम्डा ले लेते थे मीन फ्री पाथ इन सबका एवरेज. तो मेरे पास लैम्डा आ गया. इनिशियली सैकड़ों इलेक्ट्रॉन्स है ना, सैकड़ों इलेक्ट्रॉन्स, और इधर उधर रैंडम घूम रहे. तो एक की वेलोसिटी दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, तीसरे की चौथे से, मतलब सैकड़ों है, सब इधर उधर घूम रहे हैं, तो सबकी वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी ना. तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0. इनिशियल वेलोसिटी इज 0. मैं क्यों इनिशियल बोल रहा हूं? जब तक हम लोगों ने इस पे वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है. ठीक है. अब दो कोलिजन के बीच में जो टाइम स्पेंड होता है उसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम इंडिकेटेड बाय टाउ. दो कोलिजन के बीच में जो टाइम स्पेंड हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम इंडिकेटेड बाय टाउ. तो ये मेरे पास सारी चीजें हैं. अब ध्यान देना, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी. अब जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव. तो हमें पता है, लेट्स से कंडक्टर बना लेता हूं मैं. ये कंडक्टर बना लिया मैंने, और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, लेंथ है L, और इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा. करंट अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है. अब सारे इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाएंगे, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं भैया कि ये ऐसे ऑर्डरली फैशन में जाते हैं. ये ऐसे ऑर्डरली फैशन में जाते हैं. रियलिटी ऐसी नहीं है, ये खोज ही रहता है, लेकिन सब एक ही डायरेक्शन की तरफ रहते हैं. यहां अलग अलग डायरेक्शन थी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. अब यहां है हॉच, लेकिन सब एक ही डायरेक्शन में. ठीक है. ये समझ लो कि आप लोग मस्ती कर रहे हो, एकदम से मैं आ गया तो तुम ऐसे भागोगे, हॉच कोई कहीं भी छुप रहा है. लेकिन छुट्टी हो गई तो सब दरवाजे की तरफ भागोगे. ऐसा ऑर्डरली फैशन है क्या? नहीं, लेकिन हमने माना कि ऑर्डरली फैशन है ताकि कैलकुलेशन आसान हो. तो अगर ये इधर उधर ऐसे अब आया और एक तरफ भागे, तो दे विल गेन सर्टेन वेलोसिटी. दैट वेलोसिटी इज vd. That velocity is vd, and vd is drift velocity. vd is drift velocity. Velocity gained by electron when electric field is applied is drift velocity. तो ये कुछ टर्म्स तुम्हारे पास आ गए, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब ध्यान देना, ये मेरे पास जा रहा है, तो ध्यान दो, इस पे फोर्स लगा है, तभी तो प्लस की तरफ जा रहा है. इस पे क्या लगा है? फोर्स. तो एक्सेलरेशन हमें पता है
It is E by m. This is acceleration for one electron. अब मैं पूरा, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे हैं, तो हम लोग लगा सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये वेलोसिटी कब थी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुई. ये वेलोसिटी कब है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की. तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा इज इक्वल टू हाफ a इनटू टाउ स्क्वायर. और ये कितना आ गया? हाफ e बाय m इनटू टाउ स्क्वायर. ठीक है. दूसरी चीज मैं क्या लिख दूं? v इज इक्वल टू u प्लस at. तो a इनटू टाउ. तो ये कितना आ गया? देखो e बाय m इनटू टाउ. ठीक है, नॉर्मल सी चीज. अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना, इस पूरे इसमें इलेक्ट्रॉन यही है कि पूरे वॉल्यूम में है? पूरे वॉल्यूम में है. ठीक है. और एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं मान लेता हूं, ऐसे बैठे इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहा हूं, ये जो सामने VD से जा रहे हैं, हमने VD एवरेज मान लिया, तो सामने VD से जा रहे हैं. अब ध्यान दो, तो मेरे पास चार्ज पूरे की वजह से है ना, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ी है, सबकी वजह से आएगा. तो मैं क्या लिख दूं? dq एक पर्टिकुलर टाइम dt में इट इज n, ठीक है, इंटू e. इट इज n इंटू e. ठीक है. क्वांटाइजेशन अभी बताया था मैंने. n. अब मुझे पूरे वॉल्यूम की बात करनी है, तो मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई और वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया. वॉल्यूम से मल्टीप्लाई और वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया. तो ध्यान दो, n e वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ. एरिया. और एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चल जाएगा? vd इंटू dt, वेलोसिटी इंटू टाइम अपॉन वॉल्यूम. इस चीज को बोला गया स्मॉल m. इस चीज को क्या बोला गया? स्मॉल m. इस फैक्टर को बोला गया स्मॉल m. और मैं dt इधर ले आऊं, तो dq बाई dt इज स्मॉल n e a v d. और हमें पता है dq बाई dt क्या होता है? करंट. तो करंट इज n e a v d. करंट इज n e a v d. where small n is number of charge particles per unit volume. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे ध्यान देना है. There are 6 into 10 to the power 23 electrons per meter cube. मतलब आपको स्मॉल n गिवन है और वही गिवन रहता है मैक्सिमम. तो मेरे पास आ गया I is equal to NEA VD. अब ध्यान दो, I is equal to NEA VD. मुझे लैम्डा पता है, VD बात कैसे निकालते हैं, VD पता है कैसे निकालते हैं. ये VD को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, ये VD को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो we'll get I is equal to NEA EE by M into tau. ठीक है. तो ये क्या हो गया? NE स्क्वायर A by M E into tau. E और पोटेंशियल में क्या फर्क है? V by L. अभी बताया था लेक्चर की शुरुआत में कि ये आपको ध्यान रखना है. V इज पोटेंशियल डिफरेंस. तो I कितना हो गया? देखो, NE स्क्वायर A अपॉन ML इंटू टाउ V बाय L. तो V बाय I कितना हुआ? सॉरी, V बाय I कितना हुआ? ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू A. अगर मैं फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखूं तो ये सारी चीज किसके बराबर? रेजिस्टेंस R. ये सारी चीज किसके बराबर? रेजिस्टेंस R. अब ध्यान से सुनना बेटा, तो आपके पास रेजिस्टेंस R का नया फॉर्मूला ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ इनटू A. अब ध्यान देना, वे टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, दो पोजीशन के बीच का टाइम है. और ये आ गया हमारे पास. अब R के फॉर्मूले को ध्यान से देखो, m अपॉन NE स्क्वायर टाउ L बाय A. तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है? रेजिस्टिविटी. ये क्या है? रेजिस्टिविटी. और ध्यान से देखो, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मेटल के लिए अगर उनका लेंथ और एरिया अलग है
तो भी ये चीज तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है ये, पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज और टाइम। कॉपर की बड़ी वायर लो छोटी वायर लो, ये चीज तो कांस्टेंट ही रहने वाली है, ये चीज कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो इस चीज को बोला जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, आप पहले ही समझ गए होंगे, रेजिस्टिविटी, दैट इज m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। ठीक है, वन अपॉन रेजिस्टेंस, वन अपॉन रेजिस्टेंस, इसको बोला जाता है कंडक्टेंस, इसको क्या बोला जाता है, कंडक्टेंस। अब ध्यान देना, इसका यूनिट ओम, इसका यूनिट मो, महो, ओम को उल्टा बना दो। इसका वन अपॉन रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, इज कंडक्टिविटी गिवन बाय सिग्मा। तो सिग्मा इज n e स्क्वायर टाउ बाय m। ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर, तो इसकी यूनिट महो पर मीटर। ठीक है, कई बार महो में सीमेंस वर्ड भी यूज होता है, SIEMEN, बट विल स्टिक टू महो। ये समझ में आया? तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए और रो ये है, तो ये हमारे पास एक बेसिक चीज आ गई, रेजिस्टेंस सिग्मा एंड आई इज इक्वल टू NEABD। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल है, आपको ये फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, S is equal to ut plus half at square and V is equal to u plus at। अब मेरे पास ये सारी चीजें आ गई, ध्यान दो। अब मैंने बोला कि करंट जो है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो एक नई चीज डिफाइन की गई, एक नई चीज डिफाइन की गई जिसको बोला गया करंट डेंसिटी, जिसको क्या बोला गया, करंट डेंसिटी गिवन बाय J, given by J, and it is current per unit area, current per unit area। अब ध्यान दो, मेरे पास ये है एरिया और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है, तो J इज इक्वल टू I बाय A हमने सॉल्व कर दिया। अब ध्यान दो, ये मेरे पास एरिया, तो इसका एरिया मुझे पता है ये सामने की तरफ रहेगा, क्यों, एरिया वेक्टर क्वांटिटी थी, और ये ऊपर वाले एरोस करंट के लिए। अब मैंने इसको टेढ़ा कर दिया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ऐसी ही है, तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही मूव करने वाले, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही जाने वाले। तो ध्यान देना, इसका एरिया तो इस तरफ आ गया, लेट्स से A डैश, और पहला वाला क्या था, A। तो इनिशियल के साथ अगर मैंने इसको थीटा रोटेट किया तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। तो अब मैं क्या लिखूंगा, A डैश इज नथिंग बट A cos थीटा, A डैश सॉरी A इज नथिंग बट A डैश cos थीटा। तो कंपोनेंट आ गया, तो क्या आ गया, कंपोनेंट। तो मेरे पास जो करंट डेंसिटी आ गई दैट इज I बाय A cos थीटा, I बाय A cos थीटा। ध्यान से देखो, तो I क्या हुआ, J A cos थीटा। I क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ऐसा तो टेंसर होता है, स्केलर क्वांटिटी, J A cos थीटा मतलब ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो J और कुछ नहीं है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। J क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दैट इज करंट डेंसिटी इज I बाय A। हमें क्योंकि करंट का डायरेक्शन इन सबको इन्वॉल्व करना था, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में बात होगी तो हम I की बात नहीं करेंगे, हम J की बात करेंगे, दैट इज I बाय A। ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी इज I बाय A। ये सारी चीजें समझ में आई। तो हम लोगों ने I इक्वल टू NEABD देखा, R और रो का नया फॉर्मूला देखा, खैर उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन I इक्वल टू NEABD पे क्वेश्चंस आते हैं। और एक नई टर्म आई, वेक्टर क्वांटिटी, विच इज करंट डेंसिटी J, विच इज करंट डेंसिटी J। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये मेरे पास था, अगर ये मेरे पास A डैश है, तो
a dash is a is equal to a dash cos theta, a is equal to a dash cos theta, एरिया यहाँ, फील्ड ऐसा तो करंट सामने ही जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इस क्लास में हुई। अगली क्लास में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। विद दिस विल एंड, और मैं एचसीवी का होमवर्क आपको मैसेज कर देता हूँ। थैंक यू।